टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन के संघर्षों से गुजरकर ही निखरता इंसान है। ये जिंदगी और कुछ भी नहीं, खुद भी एक इम्तिहान है। जीवन के संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। और अगर बात करें स्वास्थ्य समस्याओं की, तो कई बार जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें वाकई इंसान को हिम्मत रखने की आवश्यकता होती है और ये समझने की आवश्यकता होती है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के बारे में, यानी जन्मजात विकृतियां जो शिशुओं को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि पूरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। और कई बार इनका जो रूप है वो इतना गंभीर हो सकता है कि शिशु के जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। किस प्रकार जन्मजात विकृतियों की जल्द पहचान हो सकती है, क्यों आवश्यक है इनका सही उपचार करवाना और कैसे इनकी संभावना को कम किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, नोडल ऑफिसर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रेयर डिजीजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। नमस्कार। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर सुमित्रा बचानी, प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। नमस्कार। विशेष तौर पर नवजात शिशुओं को किस तरह की दिक्कतों और विकृतियों का सामना करना पड़ता है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रोफेसर एंड इंचार्ज, न्यूबॉर्न डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। He has expertise in newborn care। विशेष रूप से इनका योगदान रहा है कि किस तरह से नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाया जाए। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इन्होंने कई तरह के रिसर्च किए हैं और विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं कई वर्षों से नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, समस्याओं से बचाने के लिए और उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शिल्पा शर्मा, प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हर एक्सपर्टीज आर न्यूनेटल सर्जरी, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन एंड हेपेटोबाइलरी सर्जरी। सेक्रेटरी जनरल हैं आप, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स, चेयरपर्सन, रिसर्च एंड इनोवेशन, पीडियाट्रिक सर्जिकल सोसाइटी and congenital anomaly committee, global initiative for children's surgery। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। जब बात आती है बच्चों के स्वास्थ्य की, तो अक्सर माता पिता को यही लगता है कि उनका बच्चा स्वस्थ हो और हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन जब कोई समस्या शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, न सिर्फ माता पिता उसे लेकर विचलित हो जाते हैं, बल्कि उसका जीवन कैसा होगा इसे लेकर भी डर सताने लगता है। जन्मजात विकृतियों के साथ भी ऐसा है, क्योंकि शुरुआती दौर में माता पिता को ये समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, इसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है और बच्चे का आने वाला जीवन इससे कितना प्रभावित रहेगा। इसे लेकर डर या भय माता पिता को विचलित करता है। ऐसे में विशेषज्ञों की सहायता से न सिर्फ इन विसंगतियों को, इन विकृतियों को दूर किया जा सकता है, बल्कि अगर गर्भावस्था में सही तरह से योजना बनाई जाए, सही जांच करवाई जाए और विशेष सावधानी रखी जाए, तो इन समस्याओं के खतरे को काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। कैसे हो सकता है ये सब, जानेंगे विशेषज्ञों से। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और जान लेते हैं कि जन्मजात विकृतियां किस प्रकार से शिशुओं के जीवन को प्रभावित करती है। जन्मजात विकृतियां काफी शिशुओं को प्रभावित करती है। जन्मजात विसंगतियां यानी जन्म से किसी प्रकार की शारीरिक विकृति होना, इसका प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य, विकास और कई बार उसके पूर्ण जीवन पर पड़ता है। कुछ विकृतियां अधिक गंभीर होती हैं, जो शिशु के जीवन के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। वहीं कुछ विसंगतियां केवल शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती है। जन्मजात दोष या विकृतियां वो स्थितियां हैं जो बच्चे के जन्म से पहले यानी गर्भ में विकसित होती है। ये दोष शारीरिक, मानसिक या दोनों रूपों में हो सकते हैं और इनके परिणाम स्वरूप
बच्चे की शारीरिक संरचना, शारीरिक कार्य, बच्चे के शरीर का कोई अंग या प्रणाली असामान्य रूप से प्रभावित हो सकती है। शिशु में होने वाली जन्मजात विकृतियों का संबंध मां के स्वास्थ्य और गर्भावस्था की देखभाल से जुड़ा है। यदि मां में किसी तरह की पोषण की कमी हो, गर्भावस्था में सही पोषण या देखभाल न मिले या गर्भावस्था के दौरान कोई समस्या हो जाए तो इस शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है और किसी तरह की बीमारी या विकृति की संभावना बढ़ जाती है। कई कारण हैं जो इन विकृतियों के खतरे को बढ़ाते हैं। जन्मजात विकार या विकृति को गर्भावस्था के दौरान जांच द्वारा पहचानना संभव हो गया है। आज की नई तकनीकों से जन्मजात विकृतियों की पहचान सरल हो गई है और संभव भी। आजकल की नई तकनीकों से जन्मजात विकृतियों की पहचान जल्द करना संभव हो गया है। आवश्यकता है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से जांच करवाई जाए। शिशु में जन्मजात विकृतियों से बचाव के लिए गर्भधारण से पूर्व विशेषज्ञ की सलाह और परामर्श के अनुसार ही गर्भधारण का सोचना, मां को यदि किसी तरह की समस्या हो तो नियमित रूप से गर्भावस्था के दौरान जांच करवाना, गर्भावस्था में सही देखभाल, ये सभी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आवश्यक है कि जन्मजात विकृतियों के विषय में जानें और इन्हें लेकर सतर्क रहें, जिससे शिशु में जन्मजात विकृतियों की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इन विकृतियों के लिए किस तरह के इलाज के विकल्प उपस्थित हैं और किन सावधानियों को रखकर आप इनसे बचाव कर सकते हैं, अपने शिशु को सुरक्षित रख सकते हैं और इनकी संभावना को कम कर सकते हैं, ये विशेषज्ञ बताएंगे। इससे संबंधित कोई आपके सवाल हो या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है। नंबर है 23387031 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि कितनी बड़ी है ये समस्या और इससे लेकर समाधान के कौन से विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमेश, आपसे समझना चाहेंगे, भारत देश की बात की जाए, कितनी आम समस्याएं हैं जब बात आती है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स या जन्मजात विकृतियों की, कितना बड़ा खतरा और कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट रहता है शिशुओं और परिवार के जीवन पर? हाँ जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। हमारे देश में करीब 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं एंड उसमें हम देखें जो कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन या जन्मजात विकृति जो होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, बट आप उनको सबको एक साथ रख के देखें तो करीब 5 से 6% बच्चे जो हैं वो इन प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। क्योंकि हमारे देश में नंबर ऑफ बर्थ्स इतने ज़्यादा हैं तो हर साल ऐसे बच्चे काफ़ी नंबर में पैदा होते हैं जिनका बड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस होते हैं। जी डॉक्टर शिल्पा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ की बात की जाए तो किस तरह से समझाना चाहेंगी माता पिता को शुरुआती दौर में इन चीज़ों को समझना कि बच्चे में कोई समस्या हो रही है? क्या इतना प्रत्यक्ष रूप से नज़र आते हैं सभी तरह के जो विकृतियां हैं, और इनकी अगर सिवियरिटी की बात की जाए, सामान्य से लेकर कितना प्रभावित कर सकती है बच्चे को? जन्मजात विकृतियां सिर से लेकर पांव तक कहीं भी हो सकती हैं। जब शिशु डेवलप हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं कोई नुक्स रह जाता है जिसके कारण ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। कुछ तो बिल्कुल मामूली होती हैं जो बिल्कुल इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि पेशाब का रास्ता अगर सही जगह नहीं हो, टिप पे नहीं हो, नीचे हो, तो उसकी सर्जरी हो जाती है, बच्चा ठीक हो जाता है। कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत गंभीर होती हैं, जैसे कि डायफ्रामेटिक हर्निया जिसमें छेद होता है डायफ्राम में और आंतें ऊपर चढ़ जाती हैं। इसको हम बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी इसकी जानकारी हो जाती है। इसके लिए बस यही ध्यान रखना होता है कि अगर बच्चा 20 हफ्ते से ज़्यादा है तो जब वो पैदा हो तो ऐसी सुविधा में पैदा हो जहाँ पे न्यूनेटल ICU हो, पीडियाट्रिक सर्जन हो और उसकी देखभाल अच्छी हो। कुछ समस्याएं ऐसी मामूली होती है जिनके लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लिप्स कटा हो, उसकी सर्जरी हो जाती है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
जी, अक्सर जब भी किसी बच्चे को ऐसी कोई समस्या होती है डॉक्टर अमित, तो आसपास के लोगों को, परिवार को और माता पिता को कई बार स्वयं भी ये लगता है कि क्या ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है, क्या हमसे कोई गलती हो गई। जेनेटिक्स या आनुवंशिक तत्वों का अगर भागीदारी या भूमिका देखी जाए, स्पेसिफिकली अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, यानी शारीरिक रूप से अगर कोई अंग नहीं बना है या उसमें कोई विकृति है, कितना जुड़ाव आप देखते हैं और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आनुवंशिक तत्व है इसमें? जी, जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होता है, जो जन्म से बर्थ डिफेक्ट्स हम बोलते हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं। जो इसमें स्ट्रक्चरल, जिसमें कि आपको दिख जाता है, और एक फंक्शनल भी कंपोनेंट होता है, और कभी कभी कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो जेनेटिक्स की बात हम बोलते हैं, तो जो फैक्टर्स इसके कारण होते हैं वो होस्ट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक जेनेटिक्स है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि वातावरण के कारण होते हैं, जिसमें ड्रग्स आती हैं, वायरल इन्फेक्शंस आते हैं, और भी बहुत तरीके के कारण, खाना पीना होता है, ओबेसिटी होती है, ये जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कर सकते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि इसका कारण हो सकता है। तो अगर हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की बात करें तो लगभग 1/5 20% केसेस में जेनेटिक्स प्ले करती है। शुरू करें अगर हम सर की बात करें, कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस, एनेनकेफेली और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट लिप, ओरोफेशियल डिफेक्ट्स, तो और नीचे बाकी हैं एब्डोमिनल डिफेक्ट्स। तो बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, मोनोजेनिक सिंड्रोम्स के अलावा मोनोजेनिक कॉजेज, जिसमें एक जीन के कारण भी डिफेक्ट होता है, यूरोजेनेटल मालफॉर्मेशंस, सो लिम्ब डिफेक्ट्स, और उसके अलावा कुछ खान पान, लाइक आप स्मोकिंग अगर करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, कोकीन यूज जो कि एफ्लुएंट लोगों में मिलता है, तो उसके कारण भी मालफॉर्मेशंस होते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस में बात करें तो होस्ट फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर और कॉम्बिनेशन, ये सारे मिल के ये कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या बर्थ डिफेक्ट पैदा करते हैं। जी, तो कई तरह के कारक हैं जो अपना योगदान देते हैं और समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब बच्चे में कोई समस्या होती है तो आम तौर पर उसका जो दोष है वो आता है माँ पर। डॉक्टर सुमित्रा, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल की जाए, और शायद अगर उससे भी पहले बात करें कि प्लानिंग द प्रेगनेंसी कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं? क्योंकि जैसा डॉक्टर रमेश ने कहा कि नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की विकृतियों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में यदि सही योजना बनाकर प्रेगनेंसी को प्लान किया जाता है, रेगुलर चेकअप्स किए जाते हैं, और विशेष तौर पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जिन पर आजकल बल भी दिया जा रहा है, कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है इनकी संभावना को कम करने में, और जो नंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने में? जी, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, स्वस्थ शिशु का जन्म जो है वो माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से आइडियल वही रहेगा कि अगर हम कोई भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार हम अस्पताल में और सही डॉक्टर के जो इससे रिलेटेड स्पेशलिटी है उनके पास जाकर पहले हम उनकी सलाह लें, और हम ये तय कर लें कि हम जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले माँ का जो सेहत है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास लेडीज़ आती हैं वो ऑलरेडी उनको 3 या 4 महीने का गर्भ धारण हो चुका होता है, जो कि उस समय अगर हम कुछ करना भी चाहें, कोई इंटरवेंशन हम नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले जब आप प्री कंसेप्शन पीरियड में आते हैं तो हम पूरी आपकी स्वास्थ्य की चेकअप करेंगे, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है, जिस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ेस जैसे कि डायबिटीज़ है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे में जो है मालफॉर्मेशंस होने का। तो आपकी जो शुगर, आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है, आप उस वजह से कुछ दवाइयाँ लेते हैं, तो वो दवाइयाँ हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह की दवाइयों का फिर से बच्चे के शरीर पर असर पड़ सकता है।
और इसी तरह से जैसे ओबेसिटी है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको पहले हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा। कई बार लेडीज़ जो है वो दवाइयाँ ले रही होती हैं, वो रियलाइज़ नहीं करती कि वो गर्भ धारण कर चुकी हैं, और जैसे कि अगर हार्ट डिजीज़ के लिए कोई ब्लड थिनर ले रही हैं, उसका बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। तो जब आप हमारे पास आएंगे तो हम इन सब चीज़ों का चेकअप करेंगे और इनको ध्यान में रखते हुए उन ड्रग्स को मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे एंटी सीजर मेडिकेशन है, तो वो सब मॉडिफाई करके ही आपको गर्भ धारण की सलाह दी जाती है। और सेकेंडली ये भी ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर अमित ने भी बताया कि जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं वो परिवार में कई बार कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस में देखा जाता है कि वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर कुछ इस तरह की फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ शिशु ऐसे पैदा हुए हैं जिनको कोई जन्मजात विकृति रही हो, तो ये हमारे लिए एक रीज़न बन जाता है कि हमें पेरेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या उनमें वो कैरियर तो नहीं है इस चीज़ के, कि हो सकता है उनमें भी उस बच्चे को पैदा करने के लक्षण हों, तो उसकी भी जांच की जाती है। और माँ के लिए ये भी ज़रूरी है कि माँ को कोई पहले से अगर हम वैक्सीन्स दे सकें, बिकॉज देखिए जैसे रूबेला है और ये हमारा चिकन पॉक्स है, वैरिसेला है, अगर ये इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में होते हैं तो वो बच्चे के ऊपर बुरा असर कर सकते हैं, मैलफॉर्मेशंस पैदा कर सकते हैं। तो उससे पहले हम इस तरह की वैक्सीन मदर को पहले ही दे सकते हैं हम, रूबेला की और चिकन पॉक्स की, ताकि वो इससे बचाव हो सके। जी, तो सावधानी अगर पहले से रखी जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको बदला जा सकता है, बशर्ते इसके कि बाद में समस्या हो और उसके बाद परेशानी हो। पहले से कुछ सावधानियां आपको रख लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर समस्या होती है तो हिम्मत नहीं हारनी है। उसका इलाज कैसे किया जाएगा ये विशेषज्ञों से जानना है। डॉक्टर रमेश, अगर पूरी विकृतियों की बात की जाए, कौन सी विकृति आप सामान्य तौर पर सबसे अधिक देखते हैं और उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो सिर्फ एक कहा जाए शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती है, और दूसरी वो जो कहीं सिवियर हो सकती है और शिशु का जीवन भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है? आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। किरण जी ने बात किया कि हमारा बर्डन क्या है, कि समस्या की साइज़ क्या है। तो हमने बात किया कि 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, उसमें करीब 5 से 6% बच्चे जो होते हैं वो मैलफॉर्मेशंस के साथ में होते हैं। उसके साथ में एक ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमारे देश को हम देखें, पिछले 30-40 सालों में बड़ी प्रगति की है नवजात शिशु को बचाने में, और एक 30 साल में हमारी जो नियोनेटल मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, नवजात शिशु की मृत्यु दर, वो लगभग 1/3 पे आ गई है। तो ये बड़ा कमेंडेबल प्रोग्रेस है जो कंट्री ने मेक किया है लास्ट 30 इयर्स में। अब आप जो कॉमन कारण, दूसरे कारण थे डेथ्स के, जैसे समय से पहले पैदा होना या बच्चा रोया नहीं या उसको इन्फेक्शन है, प्रोग्रेस के साथ में वो चीज़ें कम हो रही हैं। वो चीज़ें कम हो रही हैं तो अब मैलफॉर्मेशन जो है वो ऊंचा उठ रहे हैं। अब जो 10% के करीब ओवरऑल डेथ हैं हमारे देश में, करीब 6 लाख न्यूबॉर्न डेथ्स अभी भी होती हैं, उसमें करीब 60,000 यानी 10% के करीब जो हैं वो मैलफॉर्मेशंस की वजह से हो रही हैं। अब वो जब रिमेनिंग बाकी नंबर कम होगा तो ये नंबर रिलेटिवली बढ़ता जाएगा। तो देयरफॉर उनको मैनेज करना और उनको ठीक से प्रिवेंट करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। दूसरा पॉइंट जो आपने रेज किया कि डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि किसी भी अंग की, किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी, फंक्शन की फॉर्म में भी डॉक्टर अमित बता रहे थे, आपकी खराबी हो सकती है, गुणसूत्रों की खराबी हो सकती है। आप जो जितने ऑर्गन सिस्टम आप जानते हैं सबका मैलफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे आप बात करें 5 मोटे मैलफॉर्मेशंस की, एक साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, इनफैक्ट सारे 11 कंट्रीज़ की, इंडिया ने एक मेजर वे में पार्टिसिपेट किया। तो आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मैलफॉर्मेशन है वो दिल की खराबी के मैलफॉर्मेशंस हैं, कि आपका या तो छेद है या कनेक्शंस इस तरह से बन गए हैं कि वो बच्चा ब्लू होता है या ठीक से उसमें काम नहीं कर पाता है। ब्लू बेबीज, पिंक बेबीज, काफी ब्लू बेबी, पिंक बेबी। तो हार्ट डिजीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है एक मैलफॉर्मेशन है।
सेकंड आप आते हैं, आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो किरण जी ने वीडियो दिखाया उसमें बच्चे के पीठ पे एक फोड़ा था, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कॉमन भाषा में कहते हैं कि दिल का पीठ का फोड़ा जो है वो आपके उसकी जो गंभीरता है वो अलग अलग लेवल की हो सकती है। वो आपका एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोज है। और उसके साथ में कई बार ब्रेन में जो वाटर भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। डॉक्टर अमित ने उसके बारे में बात किया। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी लिप्स एंड पैलेट जो तालू होता है उसका फटा हुआ होना, जिसको हम क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कहते हैं। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोज है। चौथा गुणसूत्रों की खराबी, डॉक्टर अमित का डिपार्टमेंट जिसको देखता है कि भाई आपके नंबर जो हैं 46 नंबर से 47 नंबर हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं। एंड फिफ्थ मोस्ट कॉमन कारण होता है कि आपकी पाँव जो हैं वो आपके मुड़े हुए हैं, जिसको हम हमारी भाषा में क्लब फुट कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एंड अडल्ट्स क्लब फुट के साथ में होते हैं, पाँव टेढ़े होते हैं, तो उनकी है। तो इसमें बीमारियां जो हैं जैसे डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि बहुत सारे माइनर होते हैं जिनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को छोटा सा ईयर टैग कुछ बन गया, ठीक है, आपको लग रहा है कि कॉस्मेटिक उसकी वैल्यू है तो उसको करेक्ट करा जा सकता है, बट आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं है। बट दूसरे जो सिवियर मैलफॉर्मेशन होते हैं, सीरियस मैलफॉर्मेशन, उनको आपको कुछ मैलफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कनेक्शन इतनी ज़्यादा उसकी सिवियरिटी होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ काम करें और ठीक हो जाएं। फॉर एग्जांपल पाँवों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम माँ को सिखाते हैं कि कैसे आपको मैनिपुलेट करना है, और कैसे हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो प्लास्टर करते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं, उसकी वजह से वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। इसी तरह से कुछ हार्ट डिजीज़ होती हैं जिनको आपको डिफरेंट टाइम पे ऑपरेट करना है, सिंगल ऑपरेशन भी ठीक होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ मल्टीपल ऑपरेशंस आपको करने पड़ते हैं। तो कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हर आदमी को बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके हम डॉक्टर्स हों। एंड कई बार खाली मेडिकल ट्रीटमेंट भी अनफ नहीं होता, हमें उनको दूसरी तरीके की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप पैलेट की हमने बात किया, तो उनको इन बच्चों को सुनने में परेशानी आ सकती है, बोलने में परेशानी आ सकती है, तो स्पीच थेरेपी का और इन चीज़ों का भी बड़ा योगदान होता है जी। तो ये एक बहुत सारी टीम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। वो अप्रोच की एक बहुत आवश्यकता होती है जी। तो एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है कि अगर बच्चे में किसी तरह की जन्मजात विकृति है, यदि वो सिर्फ शारीरिक रूप से प्रभावित कर रही है, यानी उसकी सुंदरता कहीं ना कहीं दिखने में वो कैसा लगेगा उसे प्रभावित कर रही है, तब शायद सर्जरी की सहायता से ही उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर फंक्शनल इश्यूज भी आ रहे हैं, दिनचर्या के कार्य करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तब एक पूरी टीम, थेरेपीज और कई तरह के विकल्प अपनाए जाते हैं जिससे न सिर्फ बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक किया जा सके, बल्कि वो आत्मनिर्भर हो और उसके साथ जीना कैसे सीखना है वो भी कदम कदम पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए बेहतर ये है कि शुरुआत से ही सावधानी रखकर उसको कम करने के, यानी खतरा कैसे कम किया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियों के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear for space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above.
हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। जन्मजात विकृतियों की समस्या कितनी गंभीर है और क्या है इसका समाधान, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। कई बार हमारी जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उन्हें लेकर हमारी सोच एक बाधा बनती है उनका समाधान ढूंढने में। कुछ ऐसी ही सोच जानते हैं और देख लेते हैं, विशेषज्ञों से समझ लेते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले डॉक्टर अमित, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जन्मजात विकृतियां सिर्फ माता पिता की समस्या ही है, यानी अगर उनको है तभी बच्चे को होगी। सिर्फ ये आनुवंशिक होती है या माता पिता से बच्चों में जाती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? हम मिथ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हर इंसान जो भी इस टाइम जिंदा है उसमें 50 से 60 जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। बट जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब खाली खराबी नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ खराब चीज़ें भी होती हैं। खराब जब होती हैं तो हम उनको बीमारियों के नाम से जानते हैं जी, और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इंटेलिजेंस भी रिलेटेड है। मिथ की अगर बात करें तो लाइक हम कहते हैं माता जी निकली हैं, और माता जी जब निकलती हैं तो लोग इलाज करवाने नहीं जाते हैं। बहुत बड़ा मिथ है, इलाज करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहला 3 महीना होता है कंसेप्शन का, जब बच्चा पेट में होता है, उस टाइम मालफॉर्मेशन, क्योंकि ऑर्गन बन रहे होते हैं, तो मालफॉर्मेशन उस टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमें इन इन्फेक्शन से बचने के लिए कहने के लिए हमारे पास बर्थ डिफेक्ट्स हैं, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि इनको मेजॉरिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमें सिखाया जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन के लिए आपको कंसेप्शन से पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंसेप्शन का मतलब है बच्चा आने से पहले जो भी इस उम्र के कपल हैं उनको कंसेप्शन को प्लान करना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा मैं, लाइक फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसी, मैं तो मैजिक ड्रग कहता हूँ। मैं सारे ही जो मेरी जेनेटिक क्लिनिक में आते हैं और कंसेप्शन वाले एज ग्रुप में होते हैं, मैं फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स, जो सबसे कॉमन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, वो करीब 40 से 70% में कम होता है फोलिक एसिड प्रिवेंशन से, और उसको खाने का सही टाइम है कंसेप्शन से पहले। आइडियली एटलीस्ट 1 महीने पहले बच्चा पेट में आए उससे पहले शुरू कर देना चाहिए। उससे खाली बर्थ डिफेक्ट, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए मेजॉरिटी ये फेमस है, बट उसके अलावा मैं कहूँगा हार्ट डिफेक्ट में 28% 25% का रिडक्शन होता है। साथ में जो कि फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बोला, ऑटिज्म एक बर्थ डिफेक्ट नहीं है, बट ऑटिज्म के लिए भी 25% वो प्रिवेंशन में हेल्प करता है। जो आजकल ऑटिज्म भी ऐसी समस्या है जो पूरे जीवन को प्रभावित करती है, ना सिर्फ बच्चे के, माता पिता के भी। इसलिए ये मानकर ना बैठ जाएं कि जेनेटिक है या हेरिडिटरी है तो कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बदलाव भी ला सकती हैं और ख़तरे को कम भी कर सकती हैं। डॉक्टर सुमित्रा, जो दूसरी सोच लोगों में आमतौर पर होती है कि अगर बच्चे में जन्मजात विकृति हुई है तो माता गर्भावस्था के दौरान यदि धूम्रपान करती है, यही उसका एकमात्र कारण हो सकता है। धूम्रपान देखिए एक कारण हो सकता है, लेकिन धूम्रपान के अलावा कई सारे कारण हैं। तो धूम्रपान डेफिनेटली बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट पे बुरा असर करता है, तो इसीलिए धूम्रपान और शराब का सेवन हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसेप्शन से पहले ही अगर आपको इस तरह का कुछ सेवन की आदत है तो उसे आप बिल्कुल बंद ही कर दें, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी नुकसान कर सकता है।
तो धूम्रपान और शराब का सेवन तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और बाकी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या न्यूट्रिशन ले रही हैं। उसमें जो है आपकी नॉर्मल जो हेल्दी डाइट है वो तो है ही, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेने ज़रूरी हैं। और फोलिक एसिड आप प्री कंसेप्शन शुरू करते हैं तो उससे पहले 3 महीना जब शिशु डेवलप हो रहा है उस दौरान उस 3 महीने में तो फोलिक एसिड लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसी समय उसके सारे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। जो न्यूरल ट्यूब है और जो हार्ट है वो तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं जो बनती हैं शिशु में, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह का उसका खान पान का सेवन है। वो खुद अगर धूम्रपान नहीं भी कर रही हैं जो अच्छी बात है, लेकिन वो जो सेकेंडरी स्मोकिंग होती है जो आसपास अगर कोई कर रहा है तो उससे भी उसे दूर ही रहना चाहिए। जी, पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड स्मोक भी बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। और विशेष तौर पर जैसे डॉक्टर सुमित्रा ने कहा कि न सिर्फ फॉलिक एसिड बल्कि गर्भावस्था में आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ या जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनसे ये जान लेना है कि किस तरह के सप्लीमेंटेशन आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं गर्भावस्था के दौरान। डॉक्टर रमेश, एक और सोच जो लोगों को लगती है कि सभी तरह की जन्मजात विकृतियां जो है वो जन्म के समय ही स्पष्ट हो जाएंगी, प्रत्यक्ष होंगी, यानी अगर है तो सामने नजर आए तभी समस्या है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये सोच भी, ऐसा नहीं है। कुछ विकृतियां होती हैं जो आपको जन्म के समय दिख जाती हैं, जिसको हम स्क्रीन करते हैं, न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन करते हैं और हमें दिख जाती हैं वो। बाकी बहुत सारी जो होती हैं वो समय के साथ में भी मैनिफेस्ट होती हैं। कुछ जो हैं वो पहले साल में आती हैं, इवन कुछ होती हैं जो अडल्ट्स में भी आ सकती हैं। जी डॉक्टर शिल्पा, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जन्मजात विकृतियों का यदि इलाज होना है और विशेष रूप से अगर उनके लिए सर्जरी होनी है तो शिशु के उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए, क्योंकि नवजात शिशुओं में सर्जरीज नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये बिल्कुल गलत थॉट है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका अगर नवजात आयु में ही ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा। जैसे कि खाने की नली और सांस की नली अगर मिलावट हो, जिसको ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, तो बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा जब तक उसका ऑपरेशन करके उसको अलग नहीं किया जाए। ऐसे बच्चे को जब वो पैदा होता है मुंह से झाग निकल रही होती है और ऐसे बच्चे को दूध नहीं देना होता, तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर सर्जरी करवानी होती है। दूसरी ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे का लैट्रिन का रास्ता ही ना हो, जैसे कि डॉक्टर रमेश ने बताया, स्क्रीनिंग करते हैं तो अगर कोई दाई वगैरह डिलीवर कर रही है बच्चे को, वो बच्चे को मोड़ के देखे कि उसके लैट्रिन का रास्ता बना है कि नहीं। अगर उसका रास्ता नहीं बना और वो एक लड़का है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई रास्ता नहीं है जिससे वो उसका मूलदान बाहर निकलेगा। उसको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी वो ठीक हो पाएगा। अगर वो लड़की है तो उसमें 60% चांस है कि उसका एक छोटा सा रास्ता पेशाब के रास्ते के नीचे बना हो, जहाँ से उसका स्टूल निकल रहा हो, तो वो फिर भी थोड़ी देर में आ सकती हैं। लेकिन अगर वो बच्चा है, उसका बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, तो उसका पेट एकदम फूलने लग जाएगा, तो ये जानलेवा हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि किडनी में सूजन, ये बीमारियां धीरे धीरे पता लगती हैं। कई बार माँ के पेट में ही पता लग जाती हैं। अगर नहीं पता लगी तो बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि किडनी में सूजन है, वो तब पता लगती है, तब उसका सर्जरी कराना पड़ता है। जब कोई भी स्ट्रक्चरल अनॉमली हो, पीडियाट्रिक सर्जरी जिसकी ज़रूरत हो, वो जब भी अनॉमली पता लगे तुरंत एक पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इनमें हम कुछ बच्चों में वेट करते हैं, अगर वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रही, कुछ बच्चे 7 साल की उम्र तक ठीक भी हो जाते हैं अपने आप, लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है तो उनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ता है। जब भी वो ऑब्स्ट्रक्शन करे तो उसको मॉनिटर करते रहते हैं हर 6 हफ्ते में, हर 6 महीने में और फिर साल भर में, कि देखने के लिए कि इसका प्रोग्रेशन कैसा है। जी, तो जन्मजात विकृति कितनी गंभीर है और इलाज कब किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये विशेषज्ञ द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। स्वयं ये सोच कर ना बैठे कि अभी समय है या बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इसे ठीक कराएंगे, क्योंकि ये बात है शिशु के जीवन की। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, बलवंत जी है, अल्मोड़ा से कॉल किया है इन्होंने। बलवंत जी, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं गर्भावस्था में अगर माँ को बीपी या फिर विटामिन डी की कमी होती है, होने वाले बच्चे को क्या इसका फर्क पड़ेगा? जी डॉक्टर सुमित्रा, अगर विटामिन डी की कमी हो या बीपी की समस्या हो तो क्या इसका प्रभाव शिशु पर हो सकता है गर्भ में पल रहे? जी,
बीपी की समस्या हो तो ऐसा है कि बीपी के लिए माँ कुछ दवाइयाँ लेती हैं, तो पहले तो उन दवाइयों को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी दवाइयाँ लेती हैं, और अगर वो इस तरह की हैं जो शिशु को हानि पहुंचा सकती हैं तो वो चेंज करनी पड़ती हैं। तो बेहतर रहता है कि अगर माँ बीपी की दवाई खा रही है तो प्री कंसेप्शन पीरियड में ही वो आकर अपनी दवाइयों को चेंज करवाएं, और जो शिशु के लिए हानिकारक नहीं है उन दवाइयों पर बीपी कंट्रोल हो। और अगर बीपी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ का बीपी बढ़ता है तो बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। बच्चे को जो रक्त का स्राव जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, उस पे असर पड़ सकता है, तो इसलिए बच्चे की ग्रोथ छोटी हो सकती है, जिसे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी कहते हैं। और विटामिन डी की कमी ज़्यादातर माँ को नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो डायरेक्टली वो बच्चे पे असर नहीं करती हैं, लेकिन विटामिन डी डेफिनेटली उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स माँ को हो सकती हैं। तो ज़रूरी तो डेफिनेटली अगर विटामिन डी लेवल्स उनके नॉर्मल हों तो बेहतर रहता है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। दीप्ति है, मेघा है, नीतू है। डॉक्टर रमेश, आपके लिए प्रश्न है। इनके शिशु को 2 लोग हैं, नीतू जी हैं और सुनीति है। उनका प्रश्न ये है कि शिशु को जन्म के समय जॉन्डिस था, क्या इसे भी ये समस्या मानी जाए, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को जॉन्डिस होता ही है, पीलियागर है। ये कैसे पता चले कि इसके पीछे सामान्य कोई लक्षण है सिर्फ, या कोई ऑर्गन नहीं बना विशेष रूप से, और उसके लिए आगे कुछ करने की आवश्यकता होगी? राइट। तो किरण जी, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा, और एक पॉइंट डॉक्टर सुमित्रा ने बोला उसको फर्दर बढ़ाते हुए कि माँ की हेल्थ जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। बच्चा सेकेंडरी है, वो माँ की हेल्थ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। माँ की हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी, बच्चा ठीक नहीं होगा। जन्मजात विकृति सिर्फ एक हिस्सा है उसका, समस्याओं का। माँ को चाहे वो बीपी बढ़ा हुआ हो, वो दवा खा रही है, या उसको खाना ठीक से नहीं खा रही हैं, या अनीमिया है, या कोई और प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस है जी, वो हर चीज़ जो है बच्चे को अफेक्ट करेगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैलफॉर्मेशंस नहीं करती हैं, बट वो जैसे मैडम ने बताया कि ग्रोथ को अफेक्ट करती है, बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि माँ की केयर करी जाए। और मैं तो एक कदम और भी पीछे जाऊँगा कि आपके घर में एक बच्ची पैदा होती है और वो माँ बनेगी 25 साल में। आपके वो 25 साल कैसे हैं? आप उसको बच्चे को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं टाइमली, वो एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था में जाती है तो आप उसका न्यूट्रिशन टेक केयर करते हैं। हमारे देश में अभी आप डेटा देखेंगे तो 20% माएँ ऐसी हैं जो मेल नरिश्ड हैं, मतलब जो कम उनका न्यूट्रिशन है, लेकिन दूसरे 20% हैं जो ओबीज हैं आपकी। तो हम जो है वो डबल वहमी जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास में 2 स्पेक्ट्रम हो गए, जिनको एक आपका ओबेसिटी है और एक जो है बहुत कमजोर है, और दोनों ही माँ के लिए खराब है, दोनों ही बच्चे के लिए खराब है। तो आप एज फैमिली क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान जो है वो डॉक्टर्स के पास है या डॉक्टर्स कर सकते हैं, नहीं, वो नहीं कर सकते। ये जो है अल्टीमेटली हमारी फैमिलीज हैं, सोसाइटी हैं, उनको एक ओनरशिप लेनी पड़ेगी और एक हेल्थ को एक होलिस्टिक फॉर्म में देखना पड़ेगा। जी, आप घर में खा रहे हैं और अच्छा नहीं खा रहे हैं, ठीक नहीं खा रहे हैं, और उसके लिए कोई डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं है। वो आपको कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो आप उनको ठीक तरह से उन प्रैक्टिसेस को नहीं करते हैं तो वो कल्मिनेट करती हैं एक बच्चे की इल हेल्थ के फॉर्म में, और एक नई जनरेशन शुरू होती है जो आपकी एक हेल्थ के लेसर नोट पे शुरू होती है, कम उसमें शुरू होती है। जॉन्डिस की आपने बात किया, तो जॉन्डिस जो है वो पहली बात तो जन्मजात विकृति नहीं है, वो किसी ऑर्गन के बनने या नहीं बनने से नहीं होती है। वो समस्या जो है वो एक तरह की ट्रांजिशन वाली समस्या है। 60% बच्चों को कुछ जॉन्डिस होती है और वो जॉन्डिस एक्चुअली अच्छी होती है, वो ख़राब नहीं होती। सिर्फ आप 5 से 7% बच्चे होते हैं जिनका जॉन्डिस लेवल जो है कुछ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम उसको लाइट से ट्रीट करते हैं। अदरवाइज जॉन्डिस को है कोई है वो ऐसी मेजर समस्या नहीं है। जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए आप एज फैमिली क्या कर सकते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से करवाया जाए, ताकि उसका जो जॉन्डिस इंटेस्टाइन में आता है वो पोटी के रास्ते बाहर निकल जाए, तो वो हद से ऊपर जाने के लिए प्रिवेंट करेगा। थोड़ा जॉन्डिस कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट।
डॉक्टर शिल्पा, जब बच्चों में तुरंत सर्जरी करने की आवश्यकता होती है, कितनी सेफ सर्जरीज हैं और क्या अभी तक अगर हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, दूसरी एनॉमलीज की बात की जाए, क्या कोई ऐसे विकल्प भी फिलहाल अपनाए जा रहे हैं कि अगर फीटस में ही डिटेक्शन हो जाता है तो वहीं उसको करेक्ट किया जा सके समस्या को? बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं जरा जॉन्डिस के बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगी कि अगर 2 हफ्ते तक जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ तो बिलियरी एट्रीजिया नामक एक बीमारी होती है जिसमें बाइल डक्ट नहीं बना होता लिवर से निकलता हुआ। अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तो अगर 2 हफ्ते तक जॉन्डिस कंटिन्यू रहा है उसकी जांच करानी पड़ेगी और 2 महीने से पहले ये सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिवर पूरा सिरोसिस और ख़राब हो जाता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। आजकल विदेशों में फीटल सर्जरी भी होती है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होगा और उसका इलाज कर सकते हैं। दूरबीन के थ्रू भी माँ के गर्भ के अंदर जाके, बच्चे के अंदर जाके कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जो बच्चे का बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि जब कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है तो सारी आंतें छाती के अंदर घुस जाती हैं, तो जो लंग है यानी कि फेफड़ा, उसको डेवलप करने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसको हम एंडोस्कोपिकली जाके एक बैलून डाल सकते हैं ट्रेकिया के अंदर, जिससे वो लंग फूलना शुरू हो जाता है। आज तक ये इलाज सिर्फ इंडिया में अमृता हॉस्पिटल में हो रहा है, बाकी जगह ये बैलून अभी अवेलेबल नहीं है। इम्पोर्टेड बैलून है, थोड़ी महंगा इलाज है और हिंदुस्तान में माता पिता राज़ी नहीं होते इस इलाज के लिए। ये एक बहुत समस्या है जिसके कारण हम एम्स में नहीं कर पा रहे अभी तक ये इलाज। दूसरा तरीका होता है कि बच्चों के पेट में जब पानी भर जाता है, वो भी जब माँ के पेट में होता है तो उसको भी निकाला जा सकता है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका फीटल सर्जरी से अच्छा इलाज हो सकता है। जी, और इसीलिए आवश्यक है कि अगर समस्या है तो उसे लेकर सतर्क रहें, विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहें और ये जान लें कि इसका इलाज किस तरह से किया जाएगा, सही तरीका क्या है और सही समय क्या है। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, गौरव हैं, जिन्होंने कॉल किया है मेरठ से। गौरव जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैम मुझे ये पूछना था, मेरा बच्चा है छोटा, 2 साल का हो गया है वो फिलहाल जी। तो उसे जब वो 6 महीने का था तो उसे पानी की प्रॉब्लम आई थी सर में, तो उसके मैंने सर्जरी कराई थी, स्टंट डला हुआ है उसके सर में। तो मेरा ये सवाल था कि एक तो इसके पैर में और सीधे हाथ में थोड़ा सा दिक्कत है जी, कब मतलब हल्का ही है, ज्यादा नहीं है, और आंख में दिक्कत है थोड़ी सी जी। वैसे लेकिन इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, डॉक्टर साहब ने बोला इम्प्रूव हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता कि फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? जी, क्या आपको बच्चे को उस समय बुखार भी आया था? हाँ जी मैम, बुखार आया था जी। बुखार के बाद दिक्कत बनी। डॉक्टर रमेश, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, मैं इनका सवाल नहीं समझ पाया कि क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को। पानी की कोई प्रॉब्लम थी? हाइड्रोकेफेलस प्रोबेबली और हार्ट डिफेक्ट एंड सम आई डिसऑर्डर। ओके, हाइड्रोकेफेलस शंट। जी, सर्जरी हाइड्रोकेफेलस शंट की बात कर रहे हैं कि ब्रेन में पानी भर गया और जिसकी वजह से एक सर में नलकी डालनी पड़ी और उसका पानी जो है वो पेट में डायरेक्ट कर देते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस होते हैं। इन बच्चों को, जैसे मैं बात कर रहा था कि क्लोजर फॉलोअप की ज़रूरत होती है कि आप डॉक्टर टीम ने जिसने आपको ऑपरेट किया है उसके लिए आप संपर्क में रहेंगे, बिकॉज शंट की देखभाल करना, जो नलकी है उसकी देखभाल करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पहली बात है। दूसरी बात, जो बीमारी जो थी, पानी ड्रेन हो गया, बट जो ब्रेन को नुकसान हुआ या और जो जिसकी वजह से पानी भरा, उन चीज़ों को भी मैनेज करना, देखना, असेस करना कि भी उसका दिमाग के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, उस चीज़ को भी एक उसका टेक केयर करना, रिहैबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं, उन चीज़ों को देखना। यदि बच्चे के शरीर में अकड़न है तो उन चीज़ों को देखना। ये एक बड़ी डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपको लंबे समय तक, परहैप्स लाइफ लॉन्ग जो है, बच्चे को फॉलो अप करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अमित, जब बात आती है इस तरह के रोगों की, आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग काफ़ी चलन में है और उस पर काफ़ी कार्य किया जा रहा है। 2 बातें आपसे पूछना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में। पहला कि एक जो एज बढ़ गई है,
फीमेल्स की जो मैरिजेबल एज है जो होनी चाहिए, आजकल देर से शादियां होती हैं, गर्भधारण भी देर से होता है। क्या ये कारक भी जो है प्रभाव डालते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ज़्यादा एज में कंसीव किया जाता है तो एक एज्ड जीन ही बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी बात ये, जब जीनोम सीक्वेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, क्या काफ़ी आने वाले समय में एक उपयोगी सिद्ध होगा कि अगर हमारे पास इस तरह का डेटा हो या जिसको डिकोड करके ये पता किया जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके कि ख़तरा कितना हो सकता है और फिर उस पर काम किया जाए कि कैसे ये संभावनाएं कम होंगी? बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं उससे पहले गौरव जी को बोलना चाहूँगा कि आप पूछ रहे थे कि बच्चे की प्रोग्नोसिस क्या है। तो अगर बच्चे को, जैसा आपने बताया, हार्ट में भी परेशानी है, आँखों में भी परेशानी है और हाइड्रोकेफेलस है जिसके लिए शंट है, तो सिंड्रोमिक एसोसिएशन हो सकता है। तो बेहतर है एक बार वो दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि शायद इस बात को लेकर चिंतित है। हालांकि रिकवरी हो रही है, बट कितनी सामान्यता आगे हो सकती है? जी, रही बात जीनोम सीक्वेंसिंग की, बहुत सारे जो हमारे पास न्यू टेक्निक्स आई हैं लाइक जीनोम और एक्सोम सीक्वेंसिंग, उससे नए नए जीन्स, पैथोजेनिक एसोसिएशन हमें पता चल रहे हैं। बट जो अभी तक का लिटरेचर और इस्टेब्लिश्ड एविडेंस है वो ये कहता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग फ्यूचर के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लान है। बट जो जीवा स्टडी बोलते हैं, जिसमें हम पॉलीजेनिक रिस्क निकालते हैं, वो डायरेक्टली बर्थ डिफेक्ट्स के लिए एज ऑफ नाउ काफ़ी यूजफुल है। सो बर्थ डिफेक्ट क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स आर मल्टीफैक्टोरियल, तो उसके लिए हमारे पास जीवा स्टडीज़ होती हैं जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग और एक्सोम सीक्वेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा सवाल था कि क्या जो हमारी महिलाएं हैं जिनका उम्र बढ़ता है, हाँ बिल्कुल, बढ़ने से 35 साल हम कट ऑफ लेते हैं। 35 साल के बाद कुछ जो क्रोमोसोमल एनोमली होती हैं, क्रोमोसोमल एनोमली लाइक डाउन सिंड्रोम एक बहुत बड़ा रीजन है बर्थ डिफेक्ट्स का। बहुत सारे फिजिकल और फंक्शनल डिसेबिलिटी का कारण है। डाउन सिंड्रोम का रिस्क उम्र बढ़ने के बाद बढ़ता है 35 साल के बाद। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल एनोमलीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात है कि ठीक है, आप शादी सही टाइम पे नहीं कर पाए, कंसेप्शन आप लेट किया, बट आप इसको प्रिवेंट और स्क्रीन कर सकते हो। तो प्रिवेंशन के लिए आपको बच्चा प्लान करने से पहले आपको फॉलोअप करना है, प्लानिंग करनी है। जैसा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि पहले से प्लान करके हम कर सकते हैं। दूसरा, हम एंटीनेटल पीरियड में, बच्चा आपके पेट में आ गया है, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से लाइक 10 वीक्स, 11 वीक्स, 12 वीक्स पे हम स्क्रीन कर सकते हैं। और आजकल टेक्निक बहुत अच्छी है, उसमें आपको सिंपल कैरियोटाइप, जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। खाली कैरियोटाइप एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग बोलते हैं हम, उससे हम करके पक्का कर सकते हैं कि बच्चे में डिफेक्ट है कि नहीं है, क्रोमोसोमल एनोमली है कि नहीं है। जी, और डॉक्टर सुमित्रा, अब तो ये जो जांच है ये सभी महिलाओं को कहा जाता है कि गर्भधारण जैसे ही हुआ है तो उसके उस समय करवाई जाए? जी, तो जैसे ही आप गर्भधारण करती हैं तो बेहतर है कि आप अस्पताल में अपने चेकअप के लिए आएँ। और आपकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके अलावा हम पहले 3 महीने में ही स्पेसिफिकली 11 से 13 हफ्ते का जो शिशु होता है उसमें हम ये जांच करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एंटी स्कैन कहते हैं जिसको एक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे की स्ट्रक्चरल एज वेल एज उसके गर्दन के पीछे कितना पानी है, कितना थिकनेस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम उसको आगे और जांच करें या ना करें। और सेकेंडली एक कॉमन स्क्रीनिंग होती है फॉर एन्यूप्लॉइडी, जो कि हम सभी महिलाओं को, ना सिर्फ जो बड़ी उम्र की हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम कम उम्र वाली महिलाओं में भी हो सकता है बच्चे में, तो इसलिए हम सभी महिलाओं को ये एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम एक बेसिक प्रीनेटल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं एन्यूप्लॉइडी के लिए, जो ये गुणसूत्र की खराबी है उसके लिए। तो वो
एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि हर एक इवन सरकारी अस्पतालों में भी अब उपलब्ध है। तो वो जांच करानी ज़रूरी है। उससे हम काफ़ी हद तक 90 to 95% ये पता लगा सकते हैं कि इस शिशु में कुछ इस तरह की एन्यूप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम होने का खतरा है या नहीं है। अगर खतरा बढ़ा हुआ है तो आगे जांच करके उसे पक्का करने के लिए कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग या बच्चे के आसपास का पानी निकाल के एमनियोसेंटेसिस की जांच करके उसे हम कंफर्म कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले 3 महीने में स्पेशली 11 से 13 हफ्ते के बीच ज़रूर आप इस टेस्ट को लें और इसको इसका फ़ायदा उठाएं और अपने शिशु की जांच करवाएं। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे कि ब्लड ग्रुप, जैसे कि जॉन्डिस की बात हो रही थी, तो एक माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाएं होती हैं और जिनके पार्टनर जो हैं, हस्बैंड, वो पॉजिटिव होते हैं, उनके बच्चे में पीलिया, जॉन्डिस होना, अनीमिया होने का बहुत बड़ा संक्रमण हो सकता है। और ये एक मैलफॉर्मेशन नहीं है, बट बच्चा एनीमिक होके पेट में, गर्भ में ख़त्म भी हो सकता है, या पैदा होने के बाद उसे सीवियर जॉन्डिस और जॉन्डिस से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप अपना ब्लड ग्रुप कराएं, और उसका प्रिवेंशन भी है। प्रेगनेंसी में हम उसका इंजेक्शन लगाते हैं अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला होती है। और इसीलिए विशेषज्ञ ये कहते हैं, परामर्श देते हैं कि गर्भधारण से पहले या उससे भी पहले यदि आप शादी करने का सोच रहे हैं तो रक्त की जांच भी करवा लीजिए, जिससे आप थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों के खिलाफ भी जंग लड़ सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से जन्मजात विकृतियों के कारण और उनके समाधान के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। जन्मजात विकृतियों के विषय में हम बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ। कुछ और जानकारी लेते हैं इनसे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर अमिताभ से कि अगर क्लोज फैमिली में शादियां होती हैं तो कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस और इस तरह से बर्थ डिफेक्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, होता है, रिस्क होता है, और उसके लिए हमारे पास आजकल सुविधा है। हम कैरियर स्क्रीनिंग और डिफेक्ट्स को स्क्रीन करने के लिए कर सकते हैं। ये प्री कंसेप्शनल पीरियड में, मतलब आप अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं उससे पहले की, बच्चा अगर आ गया उसके पहले आप एंटीनेटल स्क्रीनिंग करवाते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड और डुअल स्क्रीन और क्रोमोसोमल एनोमली के लिए एमनियोसेंटेसिस और CBS, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको पहले से स्क्रीन करके करेक्ट किया जा सकता है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर सुमित्रा, मदर में इनमें से कौन सी समस्या के कारण बन सकते हैं कारक? सही पोषण न मिलना, माँ का धूम्रपान या शराब का सेवन करना, या कुछ विशेष दवाओं का सेवन करना?
ये सभी चीज़ें जो हैं वो गर्भ में पल रहे शिशु पर असर कर सकती हैं। तो शराब और धूम्रपान का सेवन तो बिल्कुल ना करें। अपने डाइट का ध्यान रखें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर लें और डॉक्टरों की निगरानी में रहें। डॉक्टर रमेश, अधिकतर जो बर्थ मैल्फॉर्मेशंस या डिफेक्ट्स होते हैं वो कॉस्मेटिक होते हैं, यानी बहुत अधिक गंभीरता उनमें नहीं होती। हाँ, वो किसी भी समस्या के लिए लागू होता है कि ज़्यादा समस्याएं जो होती है वो छोटी होती हैं, कुछ समस्याएं जो होती हैं बड़ी होती हैं, और जन्मजात विकृति के लिए भी ये लागू होता है। डॉक्टर शिल्पा, इन सभी विकारों के लिए या विकृतियों के लिए की जाने वाली सर्जरीज बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और कुछ ही जगह उपलब्ध है देश में, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सच है। बाल शल्य चिकित्सक होते हैं, MCH डिग्री होती है जिनके पास पीडियाट्रिक सर्जरी की। जनरल सर्जरी करने के बाद 3 साल की डिग्री होती है, या MBBS के बाद 6 साल की डिग्री। तो ये शल्य चिकित्सा हम सिर्फ बच्चों पे 0 से लेकर 18 साल तक स्पेशलाइज्ड सर्जरी होती है, तो बाल शल्य चिकित्सक ही इन पे ऑपरेशन अच्छी तरह कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, किस तरह से बचाव किया जा सकता है इन समस्याओं से? संदेश है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्लान अच्छे से करिए। शादी से पहले कैरियर स्क्रीनिंग होती है, शादी के बाद भी कैरियर स्क्रीनिंग होती है। बच्चा पेट में आने के पहले कैरियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं सारे डिसऑर्डर्स के लिए, और बच्चा पेट में आने के बाद भी स्क्रीन कर सकते हैं। तो प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर सुमित्रा, कितनी आवश्यक गर्भावस्था में सही देखभाल, कैसे हो बचाव शिशुओं का ऐसी विकृतियों से? इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप गर्भधारण करें आप हमारे पास आएँ और डॉक्टरों की निगरानी में रहें। समय समय पर आपके टेस्ट किए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड द्वारा बच्चे की भी जांच की जाएगी, और कोई भी अगर उस समय इंटरवेंशन पॉसिबल है तो वो भी आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और डॉक्टरों की निगरानी में रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रमेश, कितने आवश्यक होते हैं पहले 24 घंटे अगर किसी शिशु में जन्मजात विकृति है, और साथ ही आपका संदेश? मैं संदेश पहले देना चाहूँगा। देखिए, एक हम बड़ी लेमैन भाषा में कहते हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, अपनी हेल्थ की खुद जिम्मेदारी लीजिए। 90% हेल्थ जो है वो आपके हाथ में है। हम डॉक्टर्स के पास में 5-10% है, उससे ज़्यादा नहीं है। और प्रिवेंशन जैसे बात किया जा रहा है वो बड़ी सिंपल चीज़ों से पॉसिबल है, कॉमन सेंसिकल चीज़ों से। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे आप जो है सोते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, आप क्या करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम डॉक्टर्स बाद में आते हैं। जी डॉक्टर शिल्पा, आपका संदेश जब ये कह दिया जाए किसी पेरेंट्स को कि शिशु को तुरंत ही सर्जरी की आवश्यकता है, कितनी इम्पोर्टेंस है टाइम की और सतर्क रहने की? इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आजकल बहुत अच्छा एनेस्थीसिया है, बहुत ही सेफ है, और टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये निर्णय पीडियाट्रिक सर्जन ही करेगा, बाल शल्य चिकित्सक, की कौन सी बीमारी में कब इलाज करना है। जो कि कॉस्मेटिक बीमारियां हैं जैसे कि हाइपोस्पीडियस, वो वेट कर सकती है, पर जैसे कुछ जटिल बीमारियां हैं उनका वेट करना बिल्कुल अनिवार्य है। मेरा संदेश ये रहेगा कि आप टाइम से शादी करें, टाइम से बच्चा प्लान करें, और प्लानिंग से पहले ही फोलिक एसिड का सेवन ज़रूर करें। और एक टॉर्च टेस्ट होता है जिसमें वायरल बीमारियों का पता लग सकता है। माता पिता दोनों ही इसका टेस्ट कराएं, क्योंकि इसका इलाज माता का तब होता है जब उसके पेट में गर्भ ना हो। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ इसमें ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज फिर रोक दिया जाता है कि ये बच्चे को भी असर करेगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। समय का विशेष महत्व है, चाहे बात हो जीवन की या फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की। इसलिए अपने स्वास्थ्य को यदि आप सही रखना चाहते हैं, सही समय पर शादी, शिशु को सुरक्षित रखने के लिए सही जांच और सही जानकारी आवश्यक है। फिलहाल समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।